हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्विटलेज एकेडमी। सेल ओसीटी ट्रेनी बोकारो स्टील प्लांट का मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जो सेट 1 का पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है, आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये पार्ट 2 में 25 से लेकर 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पार्ट 1 में 1 to 25 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। नहीं देखे होंगे तो वो बाद में भी आप देख सकते हैं। और इसके पहले पार्ट 1 में आप लोगों को बहुत अच्छा वीडियो लगा, काफ़ी स्टूडेंट कमेंट्स किए, लाइक किए, जो जिससे काफ़ी मोटिवेट होके ये पार्ट 2 लाया हूँ। तो पार्ट 2 को भी अच्छे से आप देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसके बाद नेक्स्ट सेट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। ओके, तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है। 25 तक तो ऑलरेडी हो चुका था। तो वंस थ्रू बॉयलर ऑपरेट एट, वंस थ्रू बॉयलर जो ऑपरेट होता है सब क्रिटिकल एज वेल एज क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल प्रेशर पे, राइट आंसर सी होगा। ठीक है, वंस थ्रू बॉयलर बेंसन बॉयलर को भी बोला जाता है। बेंसन बॉयलर जो कि हाई प्रेशर बॉयलर होता है। ओके, और इसमें ड्रम नहीं होता है। जब पूछा जाएगा कि बेंसन बॉयलर के बारे में, फिर से लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया। बेंसन, ठीक है, ये हाई प्रेशर बॉयलर होता है और इसमें ड्रम नहीं होता है, नो ड्रम। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, द स्टीम इन अ बॉयलर ड्रम इज ऑलवेज, स्टीम जो होता है बॉयलर ड्रम में वो कैसा होता है? वो वेट और ड्राई दोनों होता है। राइट आंसर हो जाएगा डी, वेट और ड्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग बॉयलर्स इज बेस्ट सुटेड टू मीट फ्लक्चुएटिंग डिमांड, जो इसमें से कौन सा ऐसा बॉयलर है जो कि फ्लक्चुएटिंग डिमांड को फुलफिल करने के लिए बेस्ट है? तो वो है लोकोमोटिव बॉयलर। राइट आंसर बी। ओके, कुछ स्टूडेंट का कमेंट था, कहना था कि क्वेश्चन एग्जाम आ गया है तो क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी मतलब कराया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए, जितना ज़्यादा हो सके वो मैं ज़रूर कराऊंगा। और जो तेजी में कराने की बात है, तो जहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है तो वहाँ पे तो तेज़ी से हम लोग निकल जाएंगे। बट एक मेरा स्टाइल है कि जो जहाँ पे ज़्यादा समझाने की समझने की ज़रूरत होगी वो चीज़ को समझाएंगे। न्यूमेरिकल आएगा तो वहाँ टाइम लगेगा, उसको आराम आराम से ही सीख सकते हैं। तो एग्ज़ाम का टाइम आपका नज़दीक है वो ठीक है, लेकिन एकदम तेज़ी में, कोई हड़बड़ी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। हड़बड़ी में पढ़ लेंगे, सब कुछ पढ़ के जाएंगे, वहाँ कुछ याद नहीं आएगा। इसलिए जो भी पढ़ना है ना, तेज़ी से तो पढ़ना है, अच्छा से पढ़ना है, बट सोच समझ कर पढ़ना है और जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो याद भी रहना चाहिए। ओके, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर अ नोजल टू कन्वर्ट सब सोनिक फ्लो इनटू सुपर सोनिक फ्लो इट मस्ट बी, एक नोजल है जो कि कन्वर्ट होता है सब सोनिक फ्लो से सुपर सोनिक फ्लो में जाने के लिए उसको किस टाइप का नोजल लगेगा? किस टाइप का नोजल? कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है एग्जाम में बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये पहले भी बताया हूँ, बार बार बताना पड़ता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हर जगह ये आ ही जाता है बार बार। ओके, आप एग्जाम में भी जाएंगे तो ये मिलेगा। नेक्स्ट है, अ सिंपली सपोर्टेड बीम हैज इक्वल ओवरहैंगिंग लेंथ एंड कैरीज एन इक्वल कंसंट्रेटेड लोड पी एट एंड्स, बेंडिंग मोमेंट ओवर द लेंथ बिटवीन द सपोर्ट इज। तो क्या होगा उस समय पे? एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, इक्वल ओवरहैंगिंग इक्वल है और कैरी या इक्वल कंसंट्रेटेड लोड भी जो है वो इक्वल है, ठीक है, एंड पे। तो बेंडिंग मोमेंट उस समय क्या होगा? लेंथ बिटवीन द सपोर्ट में। तो बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो जीरो तो नहीं होगा बट कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए इसका आंसर है बी, इज नॉन जीरो कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन। ये मैकेनिक्स का भी क्वेश्चन है, समझ लीजिए मैकेनिक्स ये सॉम कहीं से भी आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैकेनिक्स से आएगा यहीं से आएगा। तो अप्लाइड फोर्स इसका राइट आंसर है बी, अप्लाइड फोर्स। ओके, नेक्स्ट है, इन सम कार्बोरेटर्स अ मीटर रॉड एंड इकोनोमाइजर डिवाइस इज यूज फॉर, कुछ कार्बोरेटर में मीटर रॉड और इकोनोमाइजर डिवाइस यूज करते हैं, वो क्यों करते हैं, क्या कारण है? पावर इनरिचमेंट के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, पावर इनरिचमेंट।
नेक्स्ट देखेंगे पिस्टन कंप्रेशन रिंग्स आर मेड ऑफ, पिस्टन कंप्रेशन रिंग जो होता है वो बनता है ग्रे कास्ट आयरन का, ग्रे कास्ट आयरन। तो इसमें ग्रे कास्ट आयरन तो कहीं है नहीं, कास्ट आयरन है, तो राइट आंसर ए होगा कास्ट आयरन। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। ग्रे कास्ट आयरन का प्रॉपर्टीज मतलब इसका विशेषताएं क्या है। ये सेल्फ लुब्रिकेशन होता है, सेल्फ लुब्रिकेशन एंड डैम्पिंग ऑफ स्मॉल वाइब्रेशन, स्मॉल वाइब्रेशन। ओके, इसको यूज करते हैं, यूज फॉर मशीन बेस, किसी मशीन का जो बेस बनाते हैं उसके लिए यूज करते हैं। पिस्टन रिंग तो ऊपर लिखा ही है तो लिखने की जरूरत नहीं है। इंजन फ्रेम इसके लिए भी यूज होता है। सिलेंडर जो बनाते हैं, सिलेंडर पिस्टन सिलेंडर, तो उसका सिलेंडर जो है उसमें आता है। ठीक है, फ्लाईव्हील बहुत इसका काम है। ठीक है, फ्लाईव्हील, एलिवेटर जिसको आप लिफ्ट बोलते हैं, और एंड इंडस्ट्रियल फर्नेस। ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सारे चीजें ग्रे कास्ट आयरन का यूज बहुत सारा है। ठीक, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है द थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर कैन नॉट कंट्रोल विच वन ऑफ द फॉलोइंग। थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर ये क्या होता है। थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है एक टाइप से आप एक इसको डिवाइस समझ लीजिए जो साइलेंसर में यूज होता है। जो व्हीकल होता है कार या मोटरसाइकिल उसमें साइलेंसर में यूज होता है, जिसको एक तो क्या करता है कि वो पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, तो कौन कौन सा पोल्यूशन जो हमारे गाड़ियों से, डीजल इंजन पेट्रोल इंजन से जो पोल्यूशन निकलता है स्मोक के थ्रू, तो उसको कंट्रोल करता है। जिसमें उसमें निकलता है HC इमिशन, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO इमिशन, NOx इमिशन। ठीक है, बट PM इमिशन जो है वो व्हीकल से नहीं निकलता और ये इसको कैटालिटिक कन्वर्टर कंट्रोल भी नहीं करता है। तो ये कैन नॉट कंट्रोल लिखा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी, PM इमिशन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अ 4 सिलेंडर इंजन द फायरिंग ऑर्डर फॉर इवेनेस ऑफ टॉर्क इज। 4 सिलेंडर में फायरिंग ऑर्डर कैसा होता है वो बताना है आपको। ठीक है, तो इसका देखिए ये इस टाइप से ऑप्शन होता है। इसको कितना भी रट्टा मारे एग्जाम में जब जाते हैं तो भूल जाते हैं। भूल क्यों जाते हैं, तो इसके लिए एक लॉजिक है। ठीक है, लॉजिक है, ऐसे एक प्लस का साइन बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए 1, यहाँ लिख दीजिए 2, यहाँ 3, यहाँ 4। जिस डायरेक्शन में लिख रहा हूँ इसी डायरेक्शन में लिखना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 1 2 3 एंड 4। ओके, अब देखिए सबसे पहले पहला वाला में 1 में फायरिंग ऑर्डर होगा तो 1 और 3 सेम लाइन पे है। तीसरा तो 1 के बाद 3 में होगा। ठीक, 3 के बाद किस में होगा, अब 2 में होगा कि 4 में। तो इसके लिए आप हमेशा याद रखिएगा क्लॉकवाइज जाना है काउंट करते टाइम, फायरिंग ऑर्डर देते टाइम। ठीक है, तो 3 के बाद 4 में फायरिंग होगा, 3 के बाद 4 में फायरिंग होता है। और 4 में जब फायर हो रहा है तो सेकंड सिलेंडर जो है सेम लाइन पे है तो इसमें 2 पे होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 3 4 2। तो ये लॉजिक याद रखिएगा, आपका रॉन्ग नहीं होगा एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फोर्सेस आर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो कितना भी रट्टा मार ले याद ही नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग इसमें फोर्स का पूछ दिया है, कहीं एरिया का पूछ देगा, कहीं एक्सेलरेशन का पूछ देगा, कहीं कुछ भी पूछेगा, कहीं वेलोसिटी का पूछ देगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको याद नहीं करना पड़ता है, एक बात जान लीजिए सॉल्व करना पड़ता है। और पूरा डायमेंशनल फार्मूला का एक वीडियो कंप्लीट बना हुआ भी है, यूट्यूब पे अपलोड है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। हमारा जो ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आप फुल कोर्स ज्वाइन किए हैं एप्लीकेशन पे तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे से बताया गया है सारे डायमेंशन को। तो यहाँ देखिए फोर्स को समझना है, यहाँ पे तेजी से नहीं भाग सकते। एक बार एक समझ लिए ना तो सारे कर लेंगे उसके बाद। ठीक है, फोर्स होता है F इक्वल टू होता है, क्या होता है,
मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। अब देखिए डायमेंशनल फार्मूला जो होता है ना, उसको डिनोट करते हैं किससे, एम एल टी से। तो देखिए सब में एम एल टी एम एल टी एम एल टी एम एल टी है। एम एल टी क्या होता है, एम फॉर मास होता है, एल फॉर लेंथ होता है, ठीक, और टी फॉर टाइम होता है, मास लेंथ एंड टाइम, ठीक। अब देखिए फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन है, तो मास को मास ही रहने दीजिए एम, ठीक है, इनटू एक्सिलरेशन क्या होता है, इसका यूनिट होता है एसआई यूनिट, तो आप लोगों को पता है एसआई यूनिट, बहुत लोगों को पता होता है, 90% स्टूडेंट को, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो मास को एम ही रखने दीजिए, तो इसको कैपिटल एम लिख लेते हैं, और इनटू मीटर को, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर का मतलब 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, कितना मीटर, मतलब मीटर क्या बता रहा, लेंथ बता रहा। अगर एम एल टी के हिसाब से देखें तो मीटर क्या बता रहा, लेंथ बता रहा कि कितना लंबा है, 1 मीटर का है, 2 मीटर का, 3 मीटर, कितना लंबा, ठीक है। तो लेंथ लिख दीजिए अपॉन अपॉन सेकेंड स्क्वायर, एस मतलब क्या है, ये सेकेंड है, सेकेंड क्या बता रहा है, सेकेंड बता रहा, टाइम, टाइम बता रहा ना, 1 सेकेंड 2 सेकेंड टाइम बता रहा, और इसका हो गया स्क्वायर, ठीक है। तो मास इनटू एल, और टी जब ऊपर ले जाएंगे, ए डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर जो होता है वो हो जाएगा निगेटिव, एम एल टी टू द पावर -2 हो जाएगा फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। इसके बाद आपको किसी भी का डायमेंशनल फार्मूला पूछ लेगा एग्जाम में, तो आप फट से बना देंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एम एल टी टू द पावर -2। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये पावर में है 2, ओके। तो इस तरीका से आपको सॉल्व करना पड़ता है, एसआई यूनिट याद होना जरूरी है, जैसे एक्सीलरेशन का था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो ये याद होना जरूरी है। तो और ये याद अधिकतर स्टूडेंट को प्रिपरेशन कर रहे हैं तो याद रहता ही है लगभग, तो उससे आपको बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द रीजन बिटवीन द सेक्शन स्ट्रीम लाइन एंड द बाउंड्री सरफेस ऑफ द सॉलिड बॉडी इज नोन एज, इसका राइट आंसर है ए, वेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, A single stage impulse turbine with diameter of 120 cm runs at 300 rpm, नहीं ये गलत प्रिंट हुआ है, 3000 rpm है, ठीक है। क्वेश्चन में आप लोगों को कहीं 300 rpm लिखा होगा तो वो रॉन्ग है, 3000 है, ठीक है। इफ द ब्लेड स्पीड रेशियो इज 0.42 द इनलेट वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम विल बी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। डायमीटर कितना दिया है, 120 सेंटीमीटर, तो डाटा सबसे पहले लिखिए डायमीटर इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, और आंसर है मीटर पर सेकेंड में, तो इसको हमें मीटर में लिखना होगा। तो डायमीटर जो है 1.2 मीटर हो जाएगा, ओके। और आरपीएम मतलब एन हो जाएगा 3000 आरपीएम, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है U इक्वल टू पाई डी एन बाई 60, पाई डी एन बाय 60, ठीक है। तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। पाई का वैल्यू 3.14 रख लीजिए, इनटू डायमीटर जो है 1.2 और आरपीएम जो है 3000 आरपीएम है, रोटेशन, ओके, ब्लेड रोटेशन है, ओके, जिस पे रन कर रहा है। उसके बाद 60 से डिवाइड कर देंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 188.5, 3.14 लेकर आप सॉल्व करेंगे तो 188.4 आएगा, लेकिन पाई का वैल्यू प्रॉपर आप पाई अगर रख के सॉल्व करेंगे 22/7 तो 188.5 आएगा आपको मीटर पर सेकेंड में। यहाँ पूछ क्या रहा, द इनलेट वेलोसिटी स्ट्रीम विल बी, इनलेट वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो इनलेट वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास एक और फार्मूला है, वो है रो इक्वल टू यू अपॉन वी, ठीक है। तो आउटलेट वेलोसिटी अपन इनलेट वेलोसिटी, तो इनलेट वेलोसिटी v इक्वल टू हो जाएगा v इक्वल टू यू अपॉन रो, ये रो जो है वो है स्पीड रेशियो,
ठीक है, 0.42 दिया हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना है सिर्फ आपको 188.5, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, अपॉन स्पीड वेलोसिटी दिया है 0.42। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 448.8 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें आंसर इसके आसपास जो अप्रोक्स वैल्यू है वो 450 है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ये अप्रोक्स वैल्यू हम लोग ले लेंगे 450 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन है एन इम्पल्स टर्बाइन। क्या होता है इम्पल्स टर्बाइन? राइट आंसर है इसका डी, ऑपरेट्स बाय इनिशियल कंप्लीट कन्वर्जन टू काइनेटिक एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ हर्मेटिकली सील्ड यूनिट एम्प्लॉय। जो हर्मेटिकली सील्ड यूनिट होता है वो होता है कंप्रेसर एंड मोटर को उसमें सील कर देते हैं। राइट आंसर डी, कंप्रेसर एंड मोटर आर सील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऑप्शन प्रिंटिंग मिस्टेक है, द लॉसेस ड्यू टू सडन कंट्रैक्शन आर एक्सप्रेस बाय। ठीक है, तो लॉसेस होता है सडन कंट्रैक्शन, इसका फॉर्मूला है V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपॉन 2G। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ऐसे दिख नहीं रहा आपको, V1 V2 जो है ऐसे है V1 V2 स्क्वायर अपॉन 2G, मतलब ये जो है इस तरीका से है, ठीक है, अपॉन है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर इलास्टिक प्रॉपर्टीज यंग्स मॉडुलस ई, रिजिडिटी जी एंड बल्क मॉडुलस के। इसका जो रिलेशन होता है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक है प्रिंटिंग, ये इसमें सब में डिवीजन है, ठीक है, डिवाइड है यहाँ से, और यहाँ भी डिवाइड है, यहाँ भी डिवाइड, ऐसे, ठीक है। मतलब इसको अगर एग्जाम्पल है तो 1/E इक्वल टू 9/K प्लस 3/G ये लिखा हुआ है, इसी तरीके से ये सब है। तो इसका रिलेशन जो होता है वो राइट आंसर हो जाएगा 9E इक्वल टू 1/K प्लस 3/G। राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके, अब ये फार्मूला आया कहाँ से है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ई जी के का रिलेशन जो है, ई जी के, और एक और रिलेशन है म्यू का, ये भी हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट है, देखिए एक फार्मूला है, ई इक्वल टू होता है, ई यंग्स मॉडुलस होता है 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, फार्मूला भी पूछा जाता है, जैसे ये फार्मूला पूछ लिया है, E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो वो आपको डिपेंड करता है कि E वाला दो फार्मूला है, एक और दो, तो दोनों में कौन सा यूज करना है। अगर मान लीजिए कि रिजिडिटी दिया हुआ है G, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और बल्क मॉडुलस दिया हुआ है K, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट वाला। ठीक है, और थर्ड नंबर एक और फार्मूला जो इसी से बनता है, इसी को सॉल्व करके बनता है, E इक्वल टू, इस दोनों को इक्वेट करके बनाएंगे तो हो जाएगा 9kg अपॉन 3k प्लस जी, और 3k प्लस जी, एक मिनट, 3k प्लस जी। ये फार्मूला जो है अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, एक और फार्मूला है, फोर्थ फार्मूला, ये भी मान लीजिए फार्मूला ही हो गया, इसी दो फार्मूले से ये फार्मूला बनता है। ओके, उसके बाद फोर्थ फार्मूला है म्यू से, म्यू इक्वल टू होता है 3K माइनस 2G अपॉन 6K प्लस 2G। तो ये फार्मूला पूछा नहीं गया है अभी तक, हो सकता है कि पूछा जा सकता है, सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में एक बार पूछा गया है, तो ये याद कर लीजिए, हो सकता है कि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा। तो अब ये पूछेगा, क्योंकि ये सब तो बार बार इन लोग ये सब बार बार पूछ ही रहे हैं, तो अब हो सकता है कि ये पूछ लेगा, तो ये भी याद कर लीजिए। ठीक है, इसमें आपको पता है ई जी के क्या होता है, म्यू जो होता है वो होता है पॉइजन्स रेशो, म्यू पॉइजन्स रेशो। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44, two principal tensile stress of magnitude 40 MPa and 20 MPa are acting at a point across two perpendicular plane. An oblique plane make an angle 30 degree with a major principal plane. The normal stress on the oblique plane is,
नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है, मतलब क्या निकालना, सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस। ओके, तो सिग्मा एन का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2, ठीक है, ये फॉर्मूला है, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, यहाँ पे माइनस का साइन है, अपॉन 2 इंटू कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। तो एक सिग्मा एक्स है तो दूसरा सिग्मा वाई है, एक एक्स एक्सिस पे होता है तो एक वाई एक्सिस पे। तो 40 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस 2 थीटा, कॉस 2 इंटू थीटा मतलब क्या, एंगल, तो ये एंगल दिया है 30 डिग्री का, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 30 डिग्री। तो हो जाएगा 40 और 20 60, 60 में से 60 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 और 40 माइनस 20 हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2 10 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू कॉस 2 थीटा, 2 मतलब 2 इंटू 30 कितना हो गया, 60 हो जाएगा, मतलब एक कॉस 60 हो गया। जब कॉस 60 हो गया, कॉस 60 का वैल्यू होता है, टेबल अगर याद किए होंगे, याद तो होगा नहीं अभी तक, 10th में ही याद करना पड़ता है, लेकिन अभी भी याद रखना जरूरी है। तो कॉस 60 होता है 1/2, 1/2। तो इसको क्या करेंगे, 2 से 10 को डिवाइड कर देंगे, 5 2 जा 10, तो 5 बचा, और 30 तो क्या हो जाएगा, 30 प्लस 5 जो है 35 हो गया, 35 एमपीए। तो राइट आंसर हो जाएगा सी 35 एमपीए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ गया, ये है, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक बल्ब बाय, जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, बल्ब जलता है, उससे जो हीट ट्रांसफर होता है, जैसे रूम में बल्ब जला दीजिए तो गर्म हो जाता है, थोड़ी देर बाद गर्म तो लगता ही है, तो हीट ट्रांसफर की वजह से गर्म होता है ना, तो वो हीट ट्रांसफर जो होता है वो किसकी वजह से, वो रेडिएशन के थ्रू होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, रेडिएशन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ राउंड बार अंडर यूनि एक्सियल टेंशन विथ एक्सियल स्ट्रेस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इज, ठीक है, तो इसका स्ट्रेन एनर्जी जो कि डेल्टा से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, लिख लीजिए स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है हाफ सिग्मा ई, ठीक है, तो फिर फॉर्मूला इसका बन जाता है आगे सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2ई। ये क्यों बन जाता है, क्योंकि ई जो एप्सिलॉन है इसका वैल्यू होता है सिग्मा अपॉन ई, स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये यहाँ पे जब पुट करेंगे इसको तो सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन 2ई हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, इसको देखिए सॉल्व करके मैं बता देता हूँ, ठीक है, कैसे होता है। देखिए 1/2 सिग्मा इंटू इप्सिलॉन का वैल्यू रख दीजिए सिग्मा अपन ई, ठीक है, तो सिग्मा और सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 सिग्मा स्क्वायर इंटू ई हो गया, हो जाएगा, नहीं ई तो यहाँ रहेगा, नीचे में रहेगा, तो यही हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर इंटू 1 सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2ई। तो राइट आंसर है ये जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2ई, यहाँ पे भी मिस्टेक है थोड़ा, तो ये वही लिखा हुआ है, यहाँ पे डिवीजन है, ठीक है, यहाँ पे डिवीजन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, efficiency of Carnot engine is 75% if the cycle direction is reverse, COP of reverse Carnot cycle is, ठीक है, तो देखिए इफिशियंसी दिया है कितना 75%, इसको हम लोग लिखते हैं 75% को, परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर देते हैं वैल्यू पुट करने के लिए, तो हो जाएगा 0.75, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है COP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, किसका, रिवर्स कार्नोट साइकिल का, रिवर्स कार्नोट साइकिल का COP होता है, तो इसका होता है 1/1 इंजन इफिशियंसी, इंजन इफिशियंसी इसका फॉर्मूला होता है। तो कार्नोट इंजन का इफिशियंसी तो दिया हुआ है यहाँ 75%, तो रख लीजिए 1/0.75, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.33। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा ए 1.33। ओके, कितना सिंपल है बताइए, बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अ सॉलिड शाफ्ट ट्रांसमिट टॉर्क
ओके, द एलोवल शेयरिंग स्ट्रेस टाउ ए टाउ है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, डायमीटर पूछ रहा है। ओके, तो चलिए निकाल लेते हैं। एक फार्मूला होता है हमारे पास, इसको भी हम लोग याद नहीं करेंगे, थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है आंसर, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करके ही बता देता हूँ, ठीक है, कैसा होगा। आपको सॉल्व करके जब लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन अगर की बात कर रहे हैं, चलिए सॉल्व करके ही बताते हैं पहले। ये होता है टी टॉर्क अपॉन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पी इक्वल टू टाउ शियर स्ट्रेस अपॉन आर रेडियस। ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो टॉर्क को ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि इसमें टॉर्क तो है, ठीक। अपॉन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है आई पी पाई डी टू द पावर 4, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, पाई डी टू द पावर 4 अपॉन होता है 32 इक्वल टू टाउ, और रेडियस है आर। रेडियस क्या है, डायमीटर का था, क्योंकि हमें जब डायमीटर पूछ रहा है तो यहाँ हमें डी चाहिए, तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है, तो d/2 लिख दीजिए, ठीक है। इस 2 से ये 32 कटेगा 16 हो जाएगा, एक डी से एक डी इसका कटेगा तो d टू द पावर 4 था तो d का पावर 3 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको t का वैल्यू अगर मिलेगा, t ये चला जाएगा इसके साथ उधर, ठीक है, तो हो जाएगा, मिलेगा आपको 16t अपॉन पाई डी क्यू, ठीक है। अब डी क्यू को यहाँ लाएंगे क्योंकि हमें डायमीटर ही चाहिए, डायमीटर चाहिए ना, तो हो जाएगा 16t और नीचे चला जाएगा, क्या है, नहीं रॉन्ग हो रहा है, ये टाउ है, ये टाउ, ठीक है, टाउ। तो ये 16t अपॉन पाई टाउ हो जाएगा, ठीक। तो ये डी क्यू यहाँ पे है, तो अगर ये इधर जाएगा तो क्यूबिक रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ सॉल्व करके बता देते हैं। तो d इक्वल टू होता क्यूबिक रूट ऐसे लिखते हैं 16t अपॉन पाई टाउ, ये क्यूबिक रूट यहाँ तक है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आंसर है, तो राइट आंसर है इसमें ए, राइट आंसर ये 16, ये क्यूब रूट में ही है, थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिए कि राइट आंसर है। इस तरीके से इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, ये ऐसा है, ये क्यूबिक रूट, तो ये आंसर याद रखिएगा, ओके। अब देखिए नेक्स्ट जो है क्या है, इनह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। इनह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, जैसे हमने इसमें पहले भी बताया था, और कुछ लोग अगर टेस्ट सॉल्व किए होंगे तो वो भी देखे होंगे कि इसमें बताया था कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज होता है। तो इसमें दोनों चीज़ होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज करता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज होता है, तो बोथ ए एंड सी आंसर होगा इसमें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ द बॉडी टू अनदर विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज, ठीक है। हीट ट्रांसफर का एक प्रोसेस है जो कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल दूसरे बॉडी में जा रहा विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स, तो वो होता है कंडक्शन। राइट आंसर होता है ए, कंडक्शन, ओके। कंडक्शन का ही ये डेफिनेशन है, ओके। तो ये हमारा टोटल 50 क्वेश्चन हो गया सेट का। अगर यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपको अच्छा लगता होगा तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि दूसरा भी सेट और लाते रहें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, या फिर नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर दीजिएगा। और एक नॉमिनल अमाउंट पे करके आप फुल कोर्स ज्वाइन करके अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन अच्छी पहले से ही है तो कोई भी एग्जाम है तो उसका टेस्ट सीरीज भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो टेस्ट सीरीज जैसे सेल ओसीटी है, सेल ओसीटी का भी टेस्ट सीरीज है जो बहुत स्टूडेंट ज्वाइन करके दे रहे हैं टेस्ट, तो आप भी टेस्ट देकर और अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। एग्जाम में जाने से पहले हर टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व करके जा सकते हैं और प्रिपरेशन आपकी बेटर होगी और एग्जाम क्रैक होने की आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।